नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली कई क्लासों से हम लोग पाषाण काल के उस कालक्रम को पढ़ रहे हैं जब जिससे हमें ये पता चलेगा कि मानव ने पाषाण के पत्थर के उपकरण किस किस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करा है। यानी उस पृथ्वी के एवोल्यूशन से लेके नव पाषाण काल तक, यानी 1000 बीसी तक मानव उन पत्थरों के जो औजार है उनको इस्तेमाल करेगा। और फिर साथ ही में वो तांबे का भी प्रयोग करेगा जिसे ताम्र पाषाण युग बोला जाएगा। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे पुरापाषाण के उपकरण, और पुरापाषाण के उपकरणों के साथ ही हम लोग पाषाण काल के उपकरण देखेंगे। अब ये पुरापाषाण और पाषाण काल में अंतर इसलिए है क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं कि पाषाण काल जो है उसको 3 बड़े भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। लेकिन पुरापाषाण को फिर से 3 भागों में दोबारा से बांटा गया है, यानी निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। अब ये निम्न, मध्य और जो उच्च पुरापाषाण है, इन तीनों को बांटने के कारण जो है वो ये है कि इन तीनों ही काल में, यानी पुरापाषाण के हर एक फेस में हमें पत्थरों के जो औजार हैं उनमें कुछ भिन्नता, कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो हम बोल सकते हैं कि एकदम अलग चीज है पहले की तुलना में। तो ये जो पुरापाषाण काल के जो उपकरण है इनको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहले तो हमने पुरापाषाण को ही 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। अब ये जो हमने निम्न, मध्य और जो उच्च बांटा है, इसको बांटने का जो मेन रीजन है, पहले उसको समझना है कि हम लोग इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि टेक्निक, मटेरियल, काम और उसका टाइप, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से हमने निम्न पुरापाषाण में बांटेंगे उन पत्थरों के औजारों को, मध्य पुरापाषाण में बांटेंगे उन पत्थरों के औजारों को, और उच्च पुरापाषाण में हम लोग उस पत्थरों के औजारों को बांटेंगे। तो जब आप यहां देखेंगे तो जो निम्न पुरापाषाण में टेक्निक थी वो टेक्निक थी कोर। अब कोर मैंने आपको बताया था कि एक पत्थर होगा ऐसा, और ये पूरा का पूरा पत्थर उठाकर किसी जानवर पर इन्होंने मार दिया, और ये पूरा का पूरा पत्थर उठाकर जब इस जानवर को मार रहे हैं तो इसी को बोलते हैं कोर। ये पूरे बड़े पत्थर को बोलते हैं कोर। उसके बाद जो मध्य पुरापाषाण में है वो टेक्निक अब क्या इस्तेमाल करेंगे, वो फ्लेक यूज करेंगे। फ्लेक बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जब ये बड़ा कोर है और इन्होंने इस कोर को उठाकर, एक कोई जानवर है, इस जानवर को उन्होंने कोर से मारना चाहा, तो जब इन्होंने इस कोर को मारा तो जानवर पर कोर लगा और जानवर मर गया मान लीजिए। पर ऐसा भी हुआ होगा कि उनका निशाना चूकता होगा। तो जिस दिन इनका निशाना चूका और ये जो कोर था ये जाकर जमीन पर लगा, जैसे ये जमीन पर लगा तो ये टूट गया, और टूटने के क्रम में ये कुछ इस तरीके से टूट गया, मान लीजिए चारों तरफ से ऐसे ऐसे टूट गया और यहाँ पर कोर बच गया। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, इस टूटे हुए हिस्से को बोलते थे फ्लेक। इस टूटे हुए हिस्से को बोलते थे फ्लेक। और आगे चलकर जब टेक्निक चेंज हुई उसको हम बोलेंगे उच्च पुरापाषाण। अब उच्च पुरापाषाण में टेक्निक जो है वो ब्लेड की आ गई है। ब्लेड क्या है, इसी कोर को, कोर में से जो ये फ्लेक निकला था, इसी फ्लेक को जब वो शार्प कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इस ही फ्लेक को अब वो कुछ शार्प कर लेंगे, और या तो किसी लकड़ी पे बांध लेंगे। मान लीजिए ऐसे इन्होंने शार्प किया और एक लकड़ी का प्रयोग किया और लकड़ी पे बांध लिया, किसी जानवर की चमड़ी या फिर किसी पेड़ के बेल के थ्रू इन्होंने इसको बांध लिया, इसको बोलते थे ब्लेड। तो इन ही टेक्निक, तो पहले क्या थी, पहले कोर यूज करते थे, उसके बाद उन्होंने फ्लेक यूज करना शुरू करा, उसके बाद उन्होंने ब्लेड यूज करा। अब इन्हीं, क्योंकि ये बहुत बड़े चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हैं ये बहुत बड़े चेंजेस हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि व्हीकल जो होता है, व्हीकल, हम साइकिल को भी व्हीकल बोलते हैं, हम स्कूटर को भी व्हीकल बोलते हैं, और जो 4 पहिया वाहन होता है यानी गाड़ी, उसको भी व्हीकल बोलते हैं। लेकिन उनके यूज चेंज हो जाते हैं। साइकिल पे 1 या 2 जने जा सकते हैं, बाइक की पावर और बढ़ जाती है, और व्हीकल की यानी गाड़ी, बड़ी गाड़ी की पावर और बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो कोर था उससे हो सकता है सटीक निशाना ना लगे, सटीक निशाना ना लगे उसमें, पत्थर एक तो उठाने में बहुत जान लग रही है उसको, और जब वो पत्थर को मारेगा तो
बहुत दूर तक नहीं मार पाएगा, उस पत्थर को, जो बड़ा पेबल है उसको बहुत दूर तक नहीं मार पाएगा। लेकिन उसको जब ये चीजें समझ आने लग गई कि अब मुझे ये इसको कुछ शॉर्ट करना पड़ेगा, तो उसने इसके साइड से टूटे हुए फ्लेक को यूज करा। उस फ्लेक से वो क्या काम लेता था हम उनको भी समझेंगे। उसके बाद इसने ब्लेड, तो 1 2 3, और इस ही की वजह से, यानी कोर की तकनीक को यूज करने से, पूरा पत्थर यूज करने से, उसके टूटे हुए हिस्से को यूज करने से, और उस टूटे हुए हिस्से को शार्प कर कर यूज करने की वजह से हमने इसको निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण में विभाजित किया है। अब जब इसने इस ब्लेड को यूज करना शुरू करा, तो अब ये इस ब्लेड से आगे चल के ऐसे ऐसे काम करेगा जो सचमुच उसके लिए यानी उस मानव के लिए एकदम क्रांति हो जाएगी। तो दूसरा, जो उसने मटेरियल यूज करना शुरू करा, मटेरियल क्या था? निम्न पुरापाषाण में वो क्वार्टराइज का जो पत्थर था वो क्वार्टराइज वाला यूज करता था। अब ये क्वार्टराइज जो पत्थर होता है, क्वार्टरजाइट जो पत्थर होता है वो इस तरीके का होता है। आपने वो देखा होगा, जो रेलवे पटरियों पे जो पत्थर लगे होते हैं उनको क्वार्टराइज बोलते हैं। तो पहले पहले वो बड़ी गुफाओं में रहता था, तो उसको उसी तरीके की चट्टानें मिली। अब जैसे जैसे वो बाहर निकलना शुरू करेगा, अपने लिए खाना ढूंढना शुरू करेगा, तो हो सकता है नदी के किनारे पानी लेने जा रहा है, या नदी के किनारे जो जानवर आते हैं उन जानवरों को वो मारने आ रहा है। तो जब वो उन जानवरों को मारने आएगा, तो वो यूज करेगा फ्लिंट, चर्ट, जस्पर। अब जो फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर वाले जो पत्थर होते हैं, इस क्वालिटी के पत्थर होते हैं, वो मुख्यतः नदियों के साथ में या झील के आसपास ही पाए जाते हैं। और ये जो बोन है, अब उसने क्या शुरू करा है? पहले निम्न पुरापाषाण में वो क्वार्टिजाइट पत्थर यूज कर रहा है। उसके बाद मध्य पुरापाषाण में, क्योंकि उसने अपने पत्थरों का मटेरियल यूज करना शुरू कर दिया है, फ्लिंट, चर्ट, जस्पर। और इस ही पत्थर से, यानी जब आप चर्ट पत्थर देखेंगे तो वो कुछ गोल गोल होता है, जो नदियों के मैंने पेबल बताया था, पेबल आपको दिखाया था, वो कुछ गोल होगा। और जब उसको बीच में से अगर तोड़ देंगे, ऐसे मान लीजिए उसने तोड़ दिया, तो वो कुछ ऐसे करके निकलेगा। और जब जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, अगर इसको दोबारा से वो तोड़ देगा, तो इस बीच वाले हिस्से को वो ब्लेड की तरह यूज कर सकता है, वो फ्लिंट की तरह यूज कर सकता है, सॉरी, वो ब्लेड की तरह यूज कर सकता है, फ्लेक की तरह इसी पार्ट को यूज कर सकता है। और इसको वो किसी चीज पर बांध के वो एक मजबूत भाला बना सकता है, जिससे वो उसको गोदने के या किसी को भोंकने के, यानी वो दूर से फेंक के मारेगा और उस जानवर के लगेगा और वो वहीं तुरंत मर जाएगा। तो जब लोअर पैलियोलिथिक एज में आप इसके काम को देखेंगे, तो वो क्या कर रहा है? किसी को चॉप कर रहा है, चॉपिंग कर रहा है, और कुछ पत्थर वत्थर उसने हैंड एक्स बना लिया, उसे तोड़ रहा है। लेकिन मध्य पुरापाषाण में उसका काम बदल गया। उसने क्या? खुरचनी, तक्षिणी, सॉरी ये नक्षिणी लिखा हुआ है, या इसको तक्षिणी बोलते हैं। अब वो तक्षिणी बना रहा है, वेदनी बना रहा है, वेद कर रहा है। और ऐसे ही करते करते जब हम लोग मध्य पाषाण और नव पाषाण के उपकरणों को देखेंगे, तो वहां की टेक्निक मिक्स हो जाएगी। यानी वो उन पुरानी चीजों को तो इस्तेमाल करेगा ही जिनको आज तक करता आ रहा था, लेकिन अब कुछ कुछ नया। और सबसे ज्यादा मेसोलिथिक और नियोलिथिक में हमें बोन्स के बहुत ज्यादा वो मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। उसके बाद ये मटेरियल जो यूज करेगा, प्रॉपर स्टोन यूज करेगा, कार्नेलियन यूज करेगा, चैलेंज, ये सब जो होते हैं, ये जो अगेट होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये इस तरीके के हथियार होते हैं, या पत्थर होते हैं, सॉरी, जो बहुत चिकने होते हैं, इनमें कलरफुल होता है। अब जब इसने मेसोलिथिक में इधर उधर जाना शुरू करा, क्योंकि घुमंतु तो है ही, अब ये अपनी जगहों को बदलेगा, तो इसे रास्ते में जानवर की हड्डी दिख गई, या इसका कोई साथी मर गया, उसकी हड्डी दिख गई, उसकी उस हड्डी से, पैर की हड्डी से इसने, क्योंकि लंबी होती है, हाथ की हड्डी लंबी होती है, उसमें पत्थर बांधा, उससे हथियार बना लिया। उसके बाद नव पाषाण में हमें स्टोन मिलेंगे, वो भी पॉलिश्ड, यानी अब ये उन पत्थरों को घिसाई करके और अच्छा बना रहा है। और हमें जो हड्डियों के उपकरण हैं, हड्डियों से बने उपकरण हमें मिलेंगे मैधा में, और मेटल जो कि गणेश्वर में हमें बहुत आयत से मिलेगा। और जो राजस्थान खेतड़ी में हमें मेटल बहुत ज्यादा, कॉपर वहां पर मिलता है, इसीलिए हमें गणेश्वर में आगे चल के बहुत ज्यादा मेटल के उपकरण दिखने शुरू होंगे। तो ये जो उपकरणों की वजह से ही, पहली चीज
पाषाण काल पत्थरों का काल है, यानी पत्थरों के उपकरण बना रहा है। और इस पाषाण काल में भी पूरा मध्य और नव पाषाण काल में पत्थरों के प्रयोग मिलेंगे। इस नव पाषाण काल से हमें ताम्र के भी, यानी ताम्र पाषाण, यानी ऐसा नहीं है कि पत्थर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब वो तांबे का भी प्रयोग करेगा, क्योंकि पहले हमने समझा है कि जब नव पाषाण आएगा तो वो कृषि करना शुरू कर रहा है, और कृषि की वजह से कृषि अधिशेष होगा, उस अधिशेष की वजह से वस्तु विनिमय शुरू होगा। और जब वस्तु विनिमय शुरू होगा तो क्योंकि अब वो कृषि कर रहा है, इतने इतने ज्यादा आयत से कृषि कर पा रहा है कि वो उस फसल को बचा भी पा रहा है, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी फसल को उगाएगा, उसको उसमें काम करेगा, इन्वॉल्व होगा, तो अब जो दूसरे व्यक्ति है वो अपने किसी और, यानी इनोवेशन शुरू होगा। जब एक व्यक्ति या पूरा ग्रुप, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है रिजल्ट तो बहुत अच्छा निकले, लेकिन और जल्दी भी निकले, लेकिन एक ही चीज पर रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जब समूह के 10 लोग अलग अलग चीजों में काम करेंगे तो उनमें अलग अलग महारत हासिल करेंगे और वो नए नए इनोवेशन करेंगे। इसी इनोवेशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो तांबे को, यानी कॉपर को यूज करना शुरू करेंगे। और कॉपर से, लेकिन कॉपर की एक नुकसान ये होता है कि कॉपर की कोई धातु अगर आपने देखी होगी, कोई प्लेट या ग्लास बहुत लचीला होता है, मुड़ जाता है। अब कॉपर से वो कृषि करना शुरू करेगा, पर उतनी गहराई से खोद नहीं पाएगा, इसीलिए आगे चल के फिर तांबे में ऐसा क्या मिला है, तांबे में टिन मिलाकर वो कांसा बनाएगा, उसको हम बोलेंगे ब्रॉन्ज एज। तो जब ये जो नव पाषाण है, यहां तक हम लोग पत्थरों के इस्तेमाल को देखेंगे, और इसमें भी हमने निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण को देखा, और इनमें जो भिन्नताएं हैं पत्थर के उपकरण की, वो तकनीक, टाइप, उसका मटेरियल की वजह से हम उसको विभाजित करते हैं। आगे आगे आने वाली क्लासेस में मैं उन प्लेसेस को बताऊंगा कि कहाँ से हमें नव पाषाण में कौन सी साइट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूरा पाषाण में कौन सी साइट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मध्य पाषाण में हमारे लिए कौन सी साइट महत्वपूर्ण है, कहाँ से किस तरीके के उपकरण मिले हैं। फिलहाल जो हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने यही देखा था कि जो पाषाण काल की जो सामान्य विशेषताएं हैं, वो सामान्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जिसकी वजह से हम लोग पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण को, यानी पूरे पाषाण काल को हम लोग बांट रहे हैं। तो वो जो उसकी सामान्य विशेषताएं, उसके संदर्भों को हम जलवायु, अर्थव्यवस्था, आवास, चित्रकारी, अग्नि और शवाधान में बांट सकते हैं। मतलब पूरा पाषाण में जलवायु कैसी थी, मध्य पाषाण में जलवायु कैसी थी, नव पाषाण में न्यूलिथिक एज में जलवायु कैसी थी, उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसी थी, आवास कैसे थे, चित्रकारी, अग्नि और शवाधान के हमें क्या क्या प्रभाव मिलते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम लोग अभी शुरुआत करते हैं इस चीज को समझने की कि पूरा पाषाण में जो जलवायु थी वो हिमयुग, मैंने बताया था आपको, और हिमयुग में मानव घुमंतु होगा। तो पूरा पाषाण में जलवायु जो थी वो हिमयुग थी, यानी आइस एज वहां पर चल रही है। मध्य पाषाण में वो जलवायु जो है वो हिमयुग होगा, लेकिन उसकी समाप्ति होगी, और नव पाषाण में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिस वजह से वो कृषि करेगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसी थी, पूरा पाषाण में अर्थव्यवस्था उसकी रहेगी आखेटक और खाद्य संग्रह, यानी वो खाने को इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, जंगलों में जा जाके वो फ्रूट्स को इकट्ठा करेगा, फल को इकट्ठा करेगा, जड़ कंदमूलों को इकट्ठा करेगा, जानवर को मार के लगा इकट्ठा करेगा। उसके बाद मध्य पाषाण में जो उसकी अर्थव्यवस्था रहेगी वो बेसिकली रहेगी आखेटक और खाद्य संग्रह, तो वो हमेशा तक रहेगा। लेकिन अब प्रारंभिक साक्ष्य हमें पशुपालन के मिलेंगे, यानी अब वो डोमेस्टिकेट करेगा उन जानवरों को जो उसे फ्रेंडली नेचर के लगेंगे, और हमें इसके शुरुआती साक्ष्य दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन नव पाषाण में हमें वृहद स्तर पर साक्ष्य मिलने शुरू होंगे पशुपालन के, और कृषि के भी साक्ष्य हमें यहाँ पर बहुत आय से मिलना शुरू होंगे। उसके बाद आवास, वो आवास कैसे थे, यानी पूरा पाषाण में जो वो आवास बनाता था वो घुमंतु था और गुफाओं में शरण लेता था, या किसी पेड़ पे उसने शरण ले ली, इस तरीके से वो छोटे मोटे हट बना लिए, छोटे मोटे गुफाओं में ही, जैसे
कोई बड़े जानवर की चमड़ी मिल गई, उसी का कुछ उसने बना लिया। उसके बाद मध्य पाषाण में थोड़ा सा स्थायित्व हमें दिखेगा, लेकिन वो स्थायित्व कम समय के लिए होता था, क्योंकि वो इस समय में झूम और स्थानांतरित खेती करेगा। उसके बाद हमें नवपाषाण में स्थायी निवास देखने को मिलेंगे, यानी अब वो स्थायित्व जो उसका है वो पूरी तरीके से हो जाएगा, और स्थायित्व के कारण ही वो वहां पर कृषि करना शुरू करेगा। चित्रकारी के जो साक्ष्य हमें पुरापाषाण में मिलते हैं, वो पुरापाषाण के शुरुआत में तो नहीं, लेकिन लगभग ऐसा मान सकते हैं उच्च पुरापाषाण में। उच्च पुरापाषाण में हमें थोड़े बहुत साक्ष्य मिलने शुरू होंगे चित्रकारी के, और मध्य पुरापाषाण में हमें बहुत अधिक साक्ष्य मिलेंगे। उसके बाद नवपाषाण में तो मिलने ही है। अग्नि के जो शुरुआत है वो हमने बताया था आपको, होमो इरेक्टस ने कर दी थी, यानी वो मानव जिसको जावा मैन के नाम से बोलते थे, वो होमो इरेक्टस, उसने अग्नि का आविष्कार कर दिया है। और मध्य पाषाण काल आते आते, उच्च पुरापाषाण काल आते आते उसने इस अग्नि का बहुत उपयोग ज्यादा शुरू कर दिया। मतलब पहले कच्चा मीट खाता था, अब वो रोस्टेड चिकन खाने लग गया, और जब वो इन सब चीजों को पकाना शुरू करेगा तो वहीं से इंसान की शुरुआत हो जाएगी खाने में नई नई भिन्नताओं को लाना। और शवाधान के जो प्रमाण हमें पुरापाषाण में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि मानव जो होता है जब समूह में रहेगा, और समूह में रहने के कारण उसका एक दूसरे से लगाव होगा। अब जब कोई मर जाएगा तो वो उसको इस तरीके से देख नहीं पाएगा, इसीलिए वो कब्र या शवाधान हमें मिलेंगे। और शवाधान हमें बेसिकली मध्य पाषाण काल में बहुत आयत से दिखेंगे, क्योंकि अब उसकी एक दूसरे से अटैचमेंट बढ़ गई, और जब अटैचमेंट बढ़ जाएगी तो वो इन तरीके की कब्र, शवाधान जैसी प्रक्रियाओं को अंजाम देगा। और शवाधान की जो पद्धति है वो हमें मध्य पाषाण काल में मिलेगी, नव पाषाण काल में मिलेगी, और हमें वस्तुओं के प्रमाण भी मिलेंगे शवों के साथ, यानी उन कब्रों में हमें वस्तु भी मिलनी शुरू होंगी। यानी उस व्यक्ति की जो मर गया है उसकी फेवरेट चीज, यानी उसकी मन पसंदीदा चीज जो वो पसंद करता होगा, या उसका कोई पालतू होगा, उसको भी दफनाने के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। बाद में नवपाषाण में ये शवदान की जो पद्धति है, शवाधान की पद्धति, इसका विकास होगा। हमें कृषि बहुत आयत से मिलेगी, हमें स्थायी निवास बहुत मिलेंगे, हमें मृद भांड मिलेंगे, यानी मिट्टी की पोटरीज हमें मिलनी शुरू होंगी। हमें पहिए का आविष्कार भी यहीं पे मिलेगा। हमें धातु की सर्वप्रथम खोज जो कि तांबा था, यानी मैंने बताया कि वो तांबे की खोज कर लेगा, क्योंकि उसे कृषि और अच्छी करनी है। और जब तांबे को खोज लेगा तो इसी तांबे में आगे चल के वो एक एलॉय तैयार करेगा, जो कि होगा तांबा प्लस टिन इक्वल्स टू कांसा, वो ब्रॉन्ज बना देगा। और जब वो ब्रॉन्ज बना लेगा तो वो खेती और अच्छे से यूज करना, अच्छी गहरी खेती करेगा। जब जितना गहरा खोदेगा उतना गहरा बीज उतना अंकुरित होगा। उसके बाद वो लोहे का प्रयोग करेगा, जिससे कृषि बढ़ती चली जाएगी। तो ये सामान्य विशेषताएं हैं पूरे पाषाण काल की। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण की सामान्य विशेषताएं कि कैसे उसकी जलवायु परिवर्तित हो रही है, कैसे वो आवासों का अपना परिवर्तन कर रहा है, कैसे वो शवदान की उसकी प्रक्रिया चेंज हो रही है, उसकी अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है। अब आगे जो हमें देखना है वो ताम्रपाषाण हम देखेंगे। और ताम्रपाषाण को देखने से पहले अगली क्लास में हम लोग उन महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे जहां से हमें पत्थरों के उपकरण मिले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।